हमारे अतिथि हैं आज डॉक्टर अजय कुमार बंसल। आप द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हैं और हॉकी के प्रशिक्षक रहे, खेल प्रशिक्षक भी रहे, साथ ही स्पोर्ट्स में बहुत आपकी रुचि है। बंसल साहब, ये खेल का सफर कब और कैसे शुरू हुआ? वैसे तो बच्चे जैसे गली मोहल्लों में खेलते हैं, हम लोग भी खेलते थे, लेकिन 7th 8th में आते आते थोड़ी सी मैच्योरिटी सी आने लगी थी। तो उस समय होता था सीजनल खेल कि गर्मियों में खेल रहे हैं तो फुटबॉल खेलेंगे और थोड़ा सा हुआ तो हॉकी खेलेंगे, इस तरह से होता था। 10th क्लास के बाद ज़रूर हॉकी की तरफ हमने थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया और फिर हॉकी शुरुआत हो गई हॉकी की। हॉकी में सबसे पहले आपको एक तरह से बड़ा ब्रेक कब मिला? 75 की बात है, जो वर्ल्ड कप जीता हमने। जिस साल जीता था, तो तब मैं उस समय स्कूल में था और उस समय हम यूपी में थे। तो तब मैं यूपी से जूनियर नेशनल खेलने के लिए गया था। वो शुरुआत जो होती है एक बड़े ब्रेक की, जिसे कहते हैं स्कूली बच्चों की या उस तरह की, जूनियर लेवल पे, तो वो ब्रेक था एक। और उसके बाद फिर आगे? उसके बाद तो फिर आगे चलता रहा, ये जूनियर नेशनल खेले, सीनियर नेशनल खेले, फिर वहाँ से हम शिफ्ट कर गए। मेरे फादर क्योंकि डिफेंस अकाउंट्स में थे, वो रिटायर हुए, तो हम आ गए हरियाणा की तरफ, अम्बाला। और अम्बाला से हमने फिर नेशनल, सीनियर नेशनल और ये सब इंटर यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें खेलने शुरुआत करी और इस तरह से ये सफ़र चल निकला। फिर हॉकी में आपने कौन सा मुकाम सबसे आखिर में टच किया और उसके बाद कोचिंग में शिफ्ट हुए? 81 की बात है ये, और 81 में मैं तब, उस समय मैं नेशनल खेला, और नेशनल खेलने के बाद मुझे ये लगा कि, क्योंकि तब तक ग्रेजुएशन हो गई थी, और ग्रेजुएशन होने के बाद बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है कि मैं एडमिशन ले रहा था लॉ में, वकालत करने का शौक चढ़ा हुआ था, और मेरे फादर कह रहे थे कि अगर तुमको एडमिशन पटियाला में हो जाता है कोचिंग में, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा जाने के लिए। उस जमाने में बहुत मुश्किल होता था पटियाला में कोचिंग के लिए, डिप्लोमा करने के लिए एडमिशन होना। लेकिन मैं गया, फॉर्म भरा, मुझे कॉल आई, मैं गया वहाँ पर। उन दिनों 6-7 दिन लगा करते थे एडमिशन प्रोसेस में। टेस्ट होते थे, फिजिकल टेस्ट, टेक्निकल टेस्ट, उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट, वो सारे हुए, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया ऑल ऑफ अ सडन। तो फिर जो है कैरियर एकदम से घूम गया और कोचिंग की तरफ को चल पड़ा। ये कोचिंग में किन किन लोगों ने आपको पढ़ाया या किन किन लोगों से आपको प्रेरणा मिली, और सबसे ज्यादा कोचिंग के स्किल्स आपने किससे सीखे? मैं बड़ा लकी रहा कि जिस समय हम लोग गए थे 81 में कोर्स करने के लिए, 81-82 के बैच में मैंने कोर्स किया था, तो उस समय आपने भी जरूर नाम सुना होगा, वो तो पितामह माने जाते थे कोचिंग के, सरदार बालकिशन सिंह। तो वो वहाँ पर चीफ कोच थे पटियाला में। तो ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती रही कि मैं उनके अंडर, मुझे वो 10 महीने लगाने का मौका मिला। और उनके अलावा जो उनके साथ असिस्टेंट थे, मिस्टर KS भंगू थे, करमजीत सिंह भंगू, फिर हरमीत सिंह थे। हरमीत सिंह का नाम सुना होगा आपने, 72 के कप्तान भी रहे हैं अपने, और अर्जुन अवार्डी हैं। तो ये तीनों कोच थे वहाँ पर। तो मैं अपने आप को लकी मानता हूँ, इनके अंडर मैंने कोचिंग के गुर सीखे, और फिर उसके बाद हम कोर्स करके आगे बढ़े वहाँ से। फिर कोचिंग में सबसे बड़ा ब्रेक कहाँ मिला आपको? पहले तो मैंने 3.5-4 साल हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में नौकरी करी। मेरे को आते ही 83 में नौकरी मिल गई थी, तो कोच की जॉब मैंने शुरू करी। शुरुआती ब्रेक कहूँगा कि 87 में मुझे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कोच की जॉब मिली, जो सिर्फ 89 कोचेस को उन्होंने बड़े अच्छे सीनियर स्केल में, असिस्टेंट डायरेक्टर के स्केल में कोच लिया, उसमें एक मैं भी था, और मेरी पोस्टिंग हुई उड़ीसा। मैं उसको सबसे बड़ा ब्रेक मानता हूँ। और वहाँ फिर मैंने शुरुआत की, और वहीं से मुझे जाने के बाद जो मेरा पहला स्टूडेंट निकला वो दिलीप तिर्की था, जो बहुत बड़ा नाम है, इंडिया कप्तान भी रहा, 3 ओलंपिक खेला, उसके बाद फिर राज्यसभा का मेंबर भी रहा, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड। अजय जी, संसारपुर पंजाब का और इधर उड़ीसा का सुंदरगढ़, ये हमारी हॉकी की नर्सरी कही जाती है, और अब तो ये हो गया कि सुंदरगढ़ में विश्व का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम भी बन गया। आज की तारीख में भी अमित रोहिदास छोड़ दीजिए, उसका नीलम संजीव जैसे और बहुत सारी बच्चियां वहीं से आ रही है। बताएं कि आप जब गए थे तब सुंदरगढ़ में हॉकी का माहौल क्या था, और धीरे धीरे कौन कौन सी परिस्थितियां ऐसी बदली जिस वजह से सुंदरगढ़ आज हॉकी की इतनी बड़ी नर्सरी बन चुका है? जब मैंने सुंदरगढ़ ज्वाइन करा तो वो एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अडॉप्टेड स्कूल था, एक स्कीम के तहत। लेकिन सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में हॉकी नहीं थी। चारों तरफ जो ट्राइबल एरिया है वहां पर गांव के बच्चे खेला करते थे, और उड़ीसा का एक स्पोर्ट्स हॉस्टल होता था राउरकेला में, सब वहीं जाते थे और वहीं होती थी पूरी हॉकी। जब मैंने ज्वाइन करा तो हमारा सेंटर वहाँ शुरू हुआ। मेरे पास 24 बच्चे थे और हमने वहाँ एक तरह से शुरुआत करी, और शुरू में हमारे पास कोई ढंग का ग्राउंड भी नहीं था वहाँ पर।
तो तब नई नई टर्फ लगी थी कैलकाटा में, पूरे ईस्टर्न रीजन में एक ही टर्फ थी, वो कैलकाटा में थी। तो मैं महीने 2 महीने बाद अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट करके अपने बच्चों को 5 दिन 7 दिन 10 दिन के लिए वहाँ ले जाया करता था, थोड़ा टर्फ का फील देने के लिए। उसके बाद हमने आना शुरू करा जो नेहरू हॉकी टूर्नामेंट होता है, सब जूनियर जूनियर। तो मैं चूंकि दिल्ली में मेरा घर था, मैं उन बच्चों को 1 हफ्ता पहले यहाँ ले आता था और यहाँ टूर्नामेंट जो कराते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता था हमें रहने के लिए जगह दे दो, बाकी मैं कर लूँगा सब। तो मैं उनको यहाँ 1 हफ्ता पहले ले आता था, 4-5 प्रैक्टिस मैच खिलाता। प्रैक्टिस मैच खिलाने से टर्फ के ऊपर तो वो बच्चे बड़ा अच्छा करते थे और हम लोग पहले साल सब जूनियर, दूसरे साल जूनियर, इस तरह से चैंपियन हुए। वो जो गाड़ी चली और उससे फिर दिलीप जैसे प्लेयर पैदा हुए। अजय जी, और इस माहौल का सबसे बड़ा परिणाम ये देखने को मिला कि 2024 में उड़ीसा पहली बार राष्ट्रीय चैंपियन भी बना। जी, मैं जब वहाँ पर कोच था तो वहाँ बच्चे को इसका इकट्ठे करे और वो लोग भेज दिया करते थे और टीम पूल में हार के आ जाया करती। मैंने सेक्रेटरी को लिखा, मैंने कहा तुम हर साल इस तरह से करते हो, टीम भेजते हो, टीम हार के लौट आती है, तो इससे आपको क्या फ़ायदा? आप क्यों नहीं इसको चेंज करते सिस्टम को? ये जो जूनियर बच्चे हमारे जूनियर लेवल पे इतना अच्छा खेल रहे हैं, इनको हम भेजें और ये फिर आने वाले 1-2 साल में तैयार हो जाएं। उसने मुझे कहा कि बंसल जी, हम अगर आपको टीम दें तो, मैंने कहा आप मुझे टीम दो, मैं गारंटी है कि आपकी टीम को कहीं ना कहीं पहुंचाऊं। तो उन्होंने मुझे नेशनल चैंपियनशिप के लिए, मुझे याद है मदुरई में हुई थी वो सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, और मैं 16, 17, 18 साल के बच्चों को लेके गया था उसमें। और उड़ीसा ने सालों साल के बाद क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उससे अगले साल हम सेमीफाइनल में हारे नेक्स्ट ईयर। तो वो फिर उड़ीसा की हॉकी ऊपर को बढ़ गई उससे। बंसल जी, उड़ीसा में आपने बहुत काम किया और खास आपके दिलीप तिर्की के अलावा और कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें आज आप याद करेंगे? उसमें विलियम खालको है, ओलंपियन है वो भी, और अमित रोहिदास भी था। बहुत सारी लड़कियां भी, ज्योति कुजूर है उसके अंदर, और उसके अंदर लड़के थे, बनमाली है, बहुत सारे लड़के ऐसे थे कि जो शायद अगर उनको इतना अच्छा ब्रेक नहीं मिलता तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए। खास तौर से उसमें एक विलियम खालको लड़का था जो ओलंपिक खेला। मैं कहा करता था कि ये दूसरा दिलीप तिर्की इन मेकिंग, मेरा ये डायलॉग हुआ करता था उस समय। और उसके बाद फिर लाजूस बालरा था, जैसे वो भी ओलंपिक खेला। इस तरह से बहुत सारे लड़के और लड़कियां थे जो, और आज उनकी संख्या अगर आप टोटल काउंट करें, जो कि इंटरनेशनल प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, तो लगभग 200 होगी। और उसमें बच्चियों की भागीदारी बहुत ज्यादा है। जी, बच्चियों। बंसल जी, फिर ये बताएं कि उड़ीसा आपको छोड़ना तो नहीं था, लेकिन फिर भी छोड़ना पड़ा, दिल्ली आप आए और दिल्ली में 2 काम आपने किए। एक तो नेशनल स्टेडियम जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, यहाँ आप काफी लंबे समय तक रहे और खेलों की सेवा की। ये नेशनल स्टेडियम का कार्यकाल कैसा रहा और क्या कुछ यहाँ आप खास कर पाए अपने कार्यकाल के दौरान? यहाँ पर एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयर इंडिया दोनों के कोलैबोरेशन से एक नेशनल हॉकी एकेडमी बनाई गई 92 में। मैंने उसमें ज्वाइन करा 95 में। वो एक प्लेटफॉर्म था बहुत बड़ा हॉकी का। मैं यहाँ आया एज ए चीफ कोच और मैंने यहाँ काम करना शुरू करा, और उस काम करने का नतीजा ये हुआ कि अनकाउंटेड नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर हुए, जिसमें चाहे आप देवेश चौहान को गिने, चाहे गगन अजीत को गिने, प्रभजोत को गिने, दीपक ठाकुर को गिने, अनकाउंटेड नाम है उसमें जो बड़े बड़े, और अर्जुन अवार्डी हुए, बहुत सारे लड़के नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा नाम किया उन लोगों ने। अजय जी, द्रोणाचार्य तो आप थे ही, कोच थे ही, लेकिन जब द्रोणाचार्य पुरस्कार आपको मिला तब कैसा लगा? तो जब हमने शुरुआत की कोचिंग कैरियर की, आम जैसे साधारण लड़के होते हैं, भाई चलो यार थोड़ा करेंगे, काम करेंगे, ऐसा करेंगे, हम अगर बहुत बड़े लेवल पे नहीं खेले तो कोई बात नहीं, चलो कोचिंग में कुछ करते हैं। करते रहे, काम करते रहे। द्रोणाचार्य का नहीं सोचा था। सबसे पहले इंडिया टीम का कोच बनूंगा ये नहीं सोचा था। चलो इंडिया टीम के कोच बने, जूनियर का, सब जूनियर का, सीनियर का, वुमेन का। ये भी एक बड़ी वो थी उस समय उपलब्धि। मैं अकेला था जिसने सारे किए थे ये, और सब में रिजल्ट भी मिला। सबसे बड़ी बात ये रही कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोच बने और ठीक है 2 टूर कर लिए, आ गए और फिर बैठ गए किनारे। ऐसा नहीं हुआ कभी भी। जिस भी टीम के साथ लगे रिजल्ट मिला। कौन कौन से रिजल्ट्स हमारे श्रोताओं को थोड़ा सही भी बताइए। जैसे एशिया कप स्टार्ट हुआ, सब जूनियर हम चैंपियन थे, उसके गोल्ड मेडलिस्ट थे। उसके बाद एशिया कप जूनियर्स 21, उसमें हमें मिला रिजल्ट, मैं कोच था उसका और गोल्ड मेडल था। देन अजलान शाह में 2 मेडल मिले। एक सबसे पहले ब्रोंज मेडल मिला था 2000 में, उसके बाद 2008 में सिल्वर मेडल मिला था। अजय जी, उसके बाद खेलों से आपका नाता तो बना रहा, कोचिंग, सीरियस कोचिंग से आप भली हट गए हो, लेकिन दिल से तो आप कोच हैं। लेकिन उसके बाद आपने और भी स्पोर्ट पकड़े, शूटिंग आप करते हैं, साइकिलिंग अभी भी देखा जाए तो जब भी समय हो 2 घंटे 4 घंटे आप साइकिल लेके निकल जाते हैं। बताएं कि शूटिंग और साइकिलिंग ये कैसे पकड़ी और इसके पीछे क्या कारण था?
आफ्टर कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में कॉमनवेल्थ गेम थे दिल्ली में, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कोचिंग का वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था। तो फिर 2014 में मैं पटियाला चला गया दोबारा से। पटियाला में टीचिंग है, वहाँ जहाँ कोच तैयार होते हैं सब, वहाँ तो मैं वहाँ चीफ कोच गया। तो 2 साल लगभग वहाँ रहा, टीचिंग करी मैंने, क्योंकि टीचिंग भी मेरा एक बड़ा शौक था। 2 साल बाद मैं वापस आ गया। तो वहाँ पर मैंने थोड़ी सी साइकिलिंग शुरू करी, क्योंकि 2014 में जब मैं गया था उससे पहले मुझे बाई चांस दिल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो मुझे 2 स्टेंट लगे। तो फिर ये हुआ कि एक्सरसाइज भी करनी है, तो हमने वहाँ पर थोड़ी साइकिलिंग शुरू कर दी। कैंपस भी बड़ा कैंपस है के अंदर, वो बड़ा कैंपस है, तो बहुत अच्छा बड़ा 200 एकड़ का कैंपस, वहाँ साइकिलिंग शुरू कर दी मैंने। और मेरा जो घर था अंदर ही मिला हुआ, वो थोड़ा सा ग्राउंड से 1-1.25 किलोमीटर था, कैंपस के अंदर ही था। तो मैं उसी पे आया करता था हमेशा, गाड़ी पे या किसी को नहीं, साइकिल पे आना साइकिल पे जाना दोनों समय। और सैटरडे या संडे को हम बाहर भी चले जाया करते थे 15-20 किलोमीटर साइकिल पर ही, साइकिल पर 4-5 लोग मिल के। तो ऐसे वो शुरुआत हुई मेरी साइकिलिंग की। फिर मुझे पहला खेलो इंडिया का डायरेक्टर बनाया था। मेरे को 20 गेम देखने होते थे उस समय। तो जब 20 गेम देखने होते तो सबकी थोड़ी नॉलेज हो जाती है। फिर वो चलता रहा, मैं देखता रहा, फिर रिटायर हुआ, फिर इस तरह से चलता रहा प्रोसेस। फिर मेरा पैर में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, सर्जरी हुई। तो जब सर्जरी हुई तो मैं घर में बैठा रहा, कुछ रनिंग वनिंग नहीं कर सकता था, साइकिलिंग नहीं कर सकता। तब मेरे दिमाग में आया कि शूटिंग करनी है। तब मैंने फिर शूटिंग, कुछ न कुछ खेल तो खेलना ही है। फिर मुझे शूटिंग में बड़ा रिजल्ट मिला पिछले 1.5 साल में। अजय जी, खेलो इंडिया शुरू हुआ और उसके बाद अब बहुत सारे बच्चे इससे निकल कर आ रहे हैं। खेलों का जो माहौल इस देश में पहले था और अब है, खास तौर पर खेलो इंडिया के बाद आप बतौर खिलाड़ी, बतौर प्रशिक्षक, खास तौर पर युवाओं की खेलों में भागीदारी, इसमें खेलो इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन देखते हैं और अब खेलों के प्रति मानसिकता में क्या कोई बदलाव आया है? पहले हम बात करते हैं बदलाव की, मानसिकता की। तो ये सबसे पहला जो बदलाव आया वो पेरेंट्स में आया, माता पिता में। उन्होंने हेल्प करना शुरू करी अपने बच्चों को, मतलब थोड़ा सा उस तरफ भेजना शुरू करा। उसके बाद जब खेलो इंडिया का दौर की शुरुआत हुई तो खेलो इंडिया को शुरू से ही प्रोजेक्ट किया गया इतने हाई लेवल पर, जैसे इंटरनेशनल बड़े बड़े कंपटीशंस होते हैं। तो उसकी जब शुरुआत हुई तो सोच ही यह थी कि जो खिलाड़ी खेलने आ रहे हैं, जो ऑफिशियल्स आ रहे हैं, उनको उस तरह का माहौल मिले जैसे वो बाहर जाते हैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में। उसके बाद उन बच्चों में से सेलेक्ट करने हैं और उन बच्चों को अच्छी एकेडमीज में रखना है। तो एकेडमीज को अच्छे जो स्कूल्स में थी या प्राइवेट थी या गवर्नमेंट की थी, वो अच्छी एकेडमीज का सिलेक्शन हुआ और उसमें उन बच्चों को भेजा गया। उसका अब आपको सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण मैं आपको देता हूँ, मनु भाकर ने हमारे पास पूना में, मुझे याद है 2019 में हमने 18-19 में जब खेलो इंडिया का वहाँ पे आयोजन किया और मनु भाकर वहाँ पर आई थी, हमने उसको सेलेक्ट किया और उसके बाद वो खेलो इंडिया के सेंटर में रही हमारे। ऐसे 50 खिलाड़ी हैं जो मैं किसी गेम में भी नाम ले सकता हूँ, जो कि हमारे खेलो इंडिया से आए और उस लेवल पर चले गए। तो ये एक चेंज है। अजय जी, वे युवा लोग जो खेल में जाना चाहते हैं, खासतौर पर बच्चियां, उन्हें क्या कहेंगे? और खेलों के प्रति अब जो माहौल तो बना है, लेकिन क्या अपॉर्चुनिटीज भी बच्चों के लिए उतनी है या बड़ी हैं या कम हुई हैं? पिछले बहुत समय से आप भी देख रहे हैं हमारी बच्चियां बहुत अच्छा रिजल्ट ला रही हैं किसी भी खेल में, चाहे वो रेसलिंग हो, चाहे हॉकी हो, चाहे ये हो, चाहे कोई सा भी खेल हो। हमारी बच्चियां जो हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रही हैं। उसका कारण यही है कि पेरेंट्स ने भी अलाउ करना शुरू कर दिया है। बाहर भी वो भावना नहीं रही कि अरे ये तो लड़की है, ये क्या खेलेगी, वो भावना नहीं रही। तो माहौल लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, ओवरऑल स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सब गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस भी सपोर्ट कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स आप जैसे लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो माहौल बड़ा पॉजिटिव है, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। जाते जाते युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? सबसे बड़ा एक सोच होती है कि मेरे जीवन का क्या होगा आगे, जीवन यापन कैसे करूंगा, तो उसकी भी कमी नहीं है। पैसा भी बहुत है खेलों में। दूसरी चीज, सिर्फ कोच या खिलाड़ी ही बनना कैरियर नहीं रहा। हजारों कैरियर स्पोर्ट्स में आ गए, चाहे स्पोर्ट्स साइंटिस्ट बने आप, चाहे फिजियोथेरापिस्ट, डॉक्टर, स्पोर्ट्स डॉक्टर, ये वो, मतलब अपॉर्चुनिटीज इतनी आ गई हैं। तो अगर जरूरी नहीं है कि आप अच्छे खिलाड़ी नहीं बन पाए तो खत्म हो गया, आप साथ में पढ़ाई भी कर सकते हो और इन लाइनों में जाओ। ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है जिसको भुनाना चाहिए। द्रोणाचार्य डॉक्टर अजय कुमार बंसल, आपका हृदय से आभार। मैं था महेंद्र सिंह लालस और इस कार्यक्रम की प्रोड्यूसर थी प्रभा कुमार।